हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम शुरुआत करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की यूनिट नंबर 2 के पार्ट बी में। ठीक है, जिसका नाम है मेटल कटिंग। मेटल कटिंग के पार्ट ए में हमने पढ़ा था कि मेटल कटिंग या मशीनिंग ऑपरेशन क्या होता है। देन हमने कटिंग टूल्स पढ़े थे, उसमें सिंगल कटिंग टूल्स, मल्टीपल कटिंग टूल्स पढ़े थे। देन उसके बाद से हमने कटिंग फ्रूट्स पढ़ा था, है ना। तो ये सारे टॉपिक हमने पार्ट ए में पढ़े थे। आज पार्ट बी में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से है। आज टॉपिक में पढ़ेंगे टर्निंग ऑपरेशन क्या होता है, उससे फिर पढ़ेंगे टेपर टर्निंग क्या होती है, ड्रिलिंग ऑपरेशन क्या होता है, मिलिंग ऑपरेशन क्या होता है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, फिर सीएनसी क्या होती है, फिनिशिंग ऑपरेशंस, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, रैपिड टूलिंग और कटिंग फ्रूट्स। तो ये सारे टॉपिक आज यूनिट नंबर 2 के पार्ट बी में कवर करेंगे ना। तो हम देख लेते हैं कि आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके बेसिस पे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो लगातार पूछे जाते रहे हैं यूनिवर्सिटी के पेपर में। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीएनसी ओवर एनसी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय टेपर टर्निंग ऑपरेशन, एक्सप्लेन एनी वन मेथड्स ऑफ टेपर टर्निंग विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मिलिंग ऑपरेशन विद नीट डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ड्रिलिंग ऑपरेशन विद नीट स्केच। एंड लास्ट वन है, एक्सप्लेन कटिंग फ्रूट्स। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो लगातार यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछे जाते रहे हैं। आज हम आने वाले स्लाइड्स पे जितने टॉपिक कवर करेंगे उन सारे टॉपिक में से ही आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते रहे हैं, बट ये क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लगातार मतलब साल एक साल के गैप में लगातार या कभी कॉन्टिन्यूअस ये पूछे जाते ही रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले टॉपिक से, जिसका नाम है टर्निंग। व्हाट इज टर्निंग? टर्निंग होती क्या है बेसिकली? तो टर्निंग क्या है? टर्निंग इज अ टर्निंग क्या है? तो टर्निंग एक मशीनिंग प्रोसेस है जिसमें कि हम राउंड शेप्ड पार्ट को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब टर्निंग एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके थ्रू हम राउंड शेप पार्ट को प्रोड्यूस करते हैं बाय सिंगल point cutting tool. So turning operation is a machining process and is used to produce round parts in shaped by a single point cutting tool like cylinder. So materials are removed by transversing in a direction parallel to the axis of rotation of or along a specified path to form a कॉम्प्लेक्स रोटेशनल शेप। तो अब यहाँ पर जो ये टर्निंग ऑपरेशन होता कैसे है, यहाँ पर जब टर्निंग ऑपरेशन करते हैं और यहाँ पर जो मटेरियल रिमूव होता है वो कहाँ होता है? बाय ट्रेवर्सिंग इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ऑफ शाफ्ट। तो मान ले तो कैसे करते, देखो इस ऑपरेशन को समझते हैं यहाँ पर हमें इस डायग्राम के थ्रू। देखिए ये क्या है, ये वर्क पीस है, ठीक है, और ये क्या है? कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। क्या है ये? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो वर्क पीस है ये यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस क्या करेगा? रोटेट करेगा। कुछ इस तरीके से ये कॉन्टिन्यूअस रोटेट करेगा। और ये क्या है? इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जैसे ही ये पार्ट ऐसे मूव करेगा, और क्या सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, जिसका कटिंग पॉइंट क्या है? यहाँ पर है। तो जैसे ही ये यहाँ पर रोटेट करेगा, ठीक है, जो कटिंग टूल है जस्ट इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पर मटेरियल रिमूविंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि वर्क पीस, देखो बिफोर मशीनिंग वर्क पीस ऐसा था और आफ्टर मशीनिंग ये सरफेस कैसा हो जाएगा? कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर जो मटेरियल रिमूव होगा और कैसा होगा? चिप के फॉर्म में। कैसे होगा? चिप के फॉर्म में। सो द टूल इज फेड आइदर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पर जो टूल की फीडिंग करेंगे वो तो तरीके से होगी, ये क्या है? इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ वर्क पीस, ठीक है। यहाँ पर क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ वर्क पीस है यहाँ पर, ठीक है। तो जो टूल होगा
तो टूल की फीडिंग करेंगे या तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करेंगे जैसे हमने कर रखी है, या इसके हम पैरेलल डायरेक्शन में भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से भी कटिंग ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म हो जाएगा, टर्निंग ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा और एक हमें राउंड शेप पार्ट मिल जाएगा। तो फिर से देख लेते हैं यहाँ पर। तो टर्निंग ऑपरेशन इज अ मशीनिंग प्रोसेस एंड is used to produce round parts in shape by a single point cutting tool. The tool is fed either linearly in a direction or direction parallel or perpendicular to the axis of rotation। देखिए दिस वन इज वर्क पीस है, वर्क सरफेस, ये है ट्रांजिएंट सरफेस, ये वाला मतलब क्या है कि यहाँ से इस शेप से इस शेप में इसका ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये क्या है, मशीन सरफेस, यानी कि टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म यहाँ पर हो चुका होता है। ये है टूल, ये है टूल, ये है चिप, ये डायरेक्शन ऑफ फीड मोशन, मतलब टूल कैसे आएगा, इधर से इस डायरेक्शन में आएगा। और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्राइमरी मोशन या डायरेक्शन ऑफ जिस डायरेक्शन में ये वर्क पीस रोटेट कर रहा है। ठीक है, द रोटेशनल स्पीड इन टर्निंग। अब हम ये जो है, जो टर्निंग ऑपरेशन में जो ये वर्कपीस रोटेट कर रहा है, इसकी रोटेशनल स्पीड को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो द रोटेशनल स्पीड इन टर्निंग इज रिलेटेड टू द डिजायर्ड कटिंग स्पीड एट द सरफेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वर्कपीस। मतलब क्या है कि जो टर्निंग में जो रोटेशनल स्पीड है वो किससे रिलेटेड होती है, कटिंग स्पीड से रिलेटेड होती है। और कैसे रिलेट करते हैं, तो n इज इक्वल टू वी अपॉन पाई डी नॉट। कैसे रिलेट करते हैं यहाँ पर, n इज इक्वल टू वी अपॉन पाई डी नॉट, जहां पर n क्या है, यहाँ पर n क्या है, रोटेशनल स्पीड है। n क्या है यहाँ बच्चों, रोटेशनल स्पीड, और इसको ये किसमें होगी, रेवोल्यूशन पर मिनट में। v क्या है, कटिंग स्पीड, वो होगी मीटर पर मिनट में या फीट पर मिनट में। डी नॉट क्या है, ओरिजिनल डायमीटर ऑफ द पार्ट। डी नॉट क्या है यहाँ पर, ओरिजिनल डायमीटर ऑफ द पार्ट। तो इस फॉर्मूले से हम रोटेशनल स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब टर्निंग ऑपरेशन में होता क्या है, क्योंकि हम सिलेंड्रिकल सरफेस से एक राउंड शेप सरफेस बना रहे हैं, पार्ट्स बना रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, उसका डायामीटर कॉन्टिन्यूअस कम होता चला जाएगा। क्या होगा, उसका जो सरफेस है, जब टर्निंग ऑपरेशन करेंगे तो उसका डायामीटर कॉन्टिन्यूअस कम होता चला जाएगा। देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ का डायामीटर ज्यादा और यहाँ का डायामीटर कम है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका डायामीटर कम होता चला जा रहा है। सो द टर्निंग ऑपरेशन reduces the diameter of the work from its original diameter। ठीक है, so due to a final diameter df as determine the depth of cut d। तो हम निकालेंगे कि जो फाइनली ऑब्जेक्ट बना उसका डायमीटर कितना है, तो df इज इक्वल टू डी नॉट माइनस 2d। क्या फॉर्मूला बनेगा, df इज इक्वल टू डी नॉट माइनस 2d, जहां पर df क्या है, फाइनल डायमीटर है, d नॉट क्या है यहाँ पर, डायमीटर, ओरिजिनल डायमीटर ऑफ द पार्ट है, और स्मॉल d क्या है, डेप्थ ऑफ कट। So the feed in turning is generally expressed in mm per revolution। यहाँ पर जो फीड देते हैं, है ना, कितना कट करना है, तो फीड देते हो किस में होता है, mm पर रेवोल्यूशन में। तो दिस फीड कैन बी कन्वर्टेड टू अ लीनियर ट्रेवल रेट in mm per minute by the formula fr is equal to n into f। यहाँ पर इसको क्या निकाल सकते हैं, इसको हम लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एफ आर इज इक्वल टू एन इंटू एफ, जहां पर एफ आर क्या है, फीड रेट, यहाँ पर एफ आर क्या है बच्चों, फीड रेट। ठीक है, और एफ क्या है, फीड, एफ क्या है, फीड, और इस स्मॉल यहाँ पर एन क्या है, रोटेशनल रोटेशनल स्पीड। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका फीड रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सिस्टम निकालेंगे, द टाइम टू मशीन फ्रॉम वन एंड ऑफ अ सिलेंड्रिकल वर्क पार्ट टू द अदर। अब हम टाइम कैसे निकालेंगे कि पार्ट एक पार्ट से दूसरे शेप में कन्वर्ट हो रहा, तो कैसे निकालेंगे, टी एम इज इक्वल टू एल अपॉन एफ आर। क्या जाएगा, टी एम इज इक्वल टू एल अपॉन एफ आर, जहां एल क्या लेंथ ऑफ द पार्ट है, एफ आर क्या है, फीड रेट है, टी एम क्या है, टाइम टू मशीन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम टर्निंग ऑपरेशन करते हैं, और उसके बाद से उसमें हमें जो भी वैल्यू को फाइंड आउट करना है वो कंसर्न फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों वो है टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग क्या होती है? इट इज अ पार्ट ऑफ टर्निंग। और यहाँ पर क्या है, जो टेपर टर्निंग में जो पार्ट बनाते हो कैसा बनाते हैं? कोनिकल। कैसा पार्ट बनाते हैं यहाँ पर? कोनिकल पार्ट बनाते हैं, कुछ इस तरीके से। कैसा पार्ट बनाते हैं बच्चों? यहाँ पर कोनिकल पार्ट बनाते हैं। तो टेपर टर्निंग इज एन ऑपरेशन टू प्रोड्यूस कोनिकल सरफेस ऑन द वर्कपीस। टेपर टर्निंग क्या एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें कि हम कोनिकल सरफेस बनाते हैं ऑन द वर्कपीस। दिस कैन बी मशीन्ड बाय आइदर वर्कपीस inclined to the axis of lathe or tool moving inclined to the axis of lathe। अब जब टेपर टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से क्या बन रहा है? कोनिकल शेप बन रहा है, कोनिकल पार्ट हम बना रहे हैं। अब कोनिकल सरफेस बनाने के लिए दो तरीके होते हैं। दो तरीके होते हैं कैसे? या जो वर्क पीस है, मान लेते हैं ये लेथ है, ठीक है। अब ये लेथ और ये लेथ की एक्सिस है, मान लेते हैं ये क्या है? एक्सिस ऑफ ये क्या है? एक्सिस ऑफ लेथ, लेथ की एक्सिस। अब टेपर टर्निंग ऑपरेशन करते हैं तो यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या है, वर्कपीस जो है जितने एंगल पर टेपर करना है उतने पर यहाँ पर हम क्या करें, इसकी इस एक्सिस के अलॉन्ग उसको इंक्लाइन कर दें। पहला तरीका तो ये है। तो दिस कैन बी मशीन बाय आइदर वर्क पीस इंक्लाइन टू द एक्सिस ऑफ लेथ। क्या होगा? ये एक्सिस है तो मान लेते हैं इसे कितना, अल्फा एंगल वर्क पीस इंक्लाइंड है, या फिर टूल मूविंग इंक्लाइन टू द एक्सिस ऑफ लेथ। या फिर जो टूल मूव कर रहा है, जो टूल मूव कर रहा है वो क्या है? जो लेथ की एक्सिस से उससे इंक्लाइंड मतलब कुछ एंगल पर वो मूव करे। तो इन दो तरीके से टेपर टर्निंग ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा सकता है। सो देयर आर मेनी मेथड्स फॉर टेपर टर्निंग। पहला है बाय स्वेलिंग द कंपाउंड रेस्ट, सेकंड है बाय ऑफसेटिंग द टेल स्टॉक, तीसरा है बाय टेपर टर्निंग अटैचमेंट एंड चौथा है बाय यूजिंग फॉर्म। तो ये चार मेथड है टेपर टर्निंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं यहाँ पर, टेपर टर्निंग बाय स्वेलिंग द कंपाउंड टूल रेस्ट। कौन सा मेथड है ये? टेपर टर्निंग बाय स्वेलिंग द कंपाउंड टूल रेस्ट। सो इन दिस मेथड द कंपाउंड टूल रेस्ट इज स्वेल्ड टू द रिक्वायर्ड टेपर्ड एंगल। यहाँ पर क्या करेंगे इस मेथड में, जो टूल होगा उसको क्या करेंगे, रिक्वायर्ड टेपर एंगल पे स्वेल्ड कर देंगे एंड देन लॉक्ड इन द एंगुलर पोजीशन। और उसके बाद क्या करेंगे, इसी एंगुलर पोजीशन पे उसे लॉक कर देंगे। इट मींस क्या, टूल रेस्ट अब लॉक हो गया है। द कैरेज इज ऑल्सो लॉक्ड एट दैट पोजिशन। और वर्क जो लेथ पे जो कैरेज लगी होती है उसको भी पोजिशन पे लॉक कर देंगे। सो फॉर टेपर टर्निंग द कंपाउंड रेस्ट इज मूव लीनियरली एट एन एंगल। अब जिस एंगल पर कंपाउंड रेस्ट को स्वेल्ड किया गया था उसी एंगल पर लीनियरली मूव करेगा, सो दैट कटिंग टूल प्रोड्यूसेस द टेपर्ड सरफेस ऑन द वर्क पीस। जिससे कि जो कटिंग टूल है वो वर्क पीस पर टेपर्ड सरफेस प्रोड्यूस कर सके। So this method is limited to short taper length due to the limited movement of the compound rest। क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट किसका हो रहा है? कंपाउंड रेस्ट का। और कंपाउंड रेस्ट जो है वो लिमिटेड मूव करता है, इसीलिए यहाँ पर इस मेथड को हम लिमिटेड ही यूज कर सकते हैं। अब इस डायग्राम में समझते हैं ये ऑपरेशन है क्या। देखिए ये क्या लेथ का पार्ट है, दिस वन इज चोक, और ये क्या है? वर्क पीस। और यहाँ पर क्या, ये कंपाउंड रेस्ट है। क्या है? कंपाउंड रेस्ट है। और इसको जो ये एक्सिस है इससे हमने अल्फा डिग्री पर, मान लेते हैं अल्फा डिग्री पर इंक्लाइन कर रखा है। क्या है? अल्फा डिग्री पर इंक्लाइन कर रखा है। तो इस कंपाउंड रेस्ट का मूवमेंट कैसे होगा? इधर जाएगा फिर इधर आएगा, इधर जाएगा और फिर इधर आएगा। जिससे कि देखो यहाँ पर ये पहले वर्क पीस ऐसा था, अब देखो फिर टेपर्ड हो कुछ ऐसा, और आगे चल के ये टेपर्ड हो कुछ ऐसा प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है। तो कंपाउंड रेस्ट अल्फा डिग्री, अल्फा एंगल पर यहाँ पर ये इससे रखा रहेगा। यहाँ पर उसका मूवमेंट कैसा होगा? इस तरीके से, कभी इधर जाएगा फिर इधर आएगा फिर इधर जाएगा। और फूड फीड किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में फीड होगी यहाँ पर। सो
द टेपर्ड एंगल इज कैलकुलेटेड बाय, अब कितने एंगल टेपर्ड है यहाँ पर, तो टेपर्ड एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, द टेपर्ड एंगल इज कैलकुलेटेड बाय tan अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2l। टेपर्ड एंगल कितना है अल्फा, वो कैसे निकालेंगे, तो tan अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2l, वेयर कैपिटल डी क्या है, बिगर डायमीटर ऑफ द टेपर, कैपिटल डी क्या है, बिगर डायमीटर ऑफ द टेपर, स्मॉल डी क्या है, स्मॉलर डायमीटर ऑफ द टेपर, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द टेपर। यहां हम समझ लेते हैं, ठीक है, दिस वन, ये क्या है कैपिटल डी, ये क्या है स्मॉल डी, और ये क्या है इसकी लेंथ। तो हम कैसे निकालें कितने एंगल, ये अल्फा की वैल्यू कितनी क्या हो जाएगी, तो tan अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2l। तो इस तरीके से हम टेपर्ड एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ड्रिलिंग एंड इट्स टाइप। ड्रिलिंग क्या होती है, ड्रिलिंग तो आपने बहुत जगह देख रखा होगा बच्चों, ठीक है। तो ड्रिलिंग क्या है, बेसिकली ड्रिलिंग इज अ होल मेकिंग प्रोसेस। ड्रिलिंग में क्या करते हैं हम, होल बनाते हैं। ड्रिलिंग इज अ होल मेकिंग प्रोसेस फॉर विच ड्रिल इज यूज्ड एज अ कटिंग टूल। या ड्रिलिंग क्या है, ड्रिलिंग ए होल मेकिंग प्रोसेस है जिसमें कि हम ड्रिल यूज करते हैं एज ए कटिंग टूल फॉर प्रोड्यूसिंग राउंड होल्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड डेप्थ। तो यहाँ पर होल, यहाँ पर ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, मतलब होल बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम ड्रिल का यूज करते हैं एज ए कटिंग टूल फॉर प्रोड्यूसिंग राउंड होल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड डेप्थ। अब ड्रिलिंग जो प्रोसेस ऑपरेशन जो परफॉर्म करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं ड्रिलिंग मशीन का, है ना। तो ड्रिलिंग मशीन आर सब्जेक्टेड फॉर ड्रिल होल्स, टेपिंग, काउंटर बोरिंग, रीमिंग एंड जनरल बोरिंग ऑपरेशन। तो जो ड्रिलिंग मशीन है इसके थ्रू हम ड्रिलिंग होल्स भी कर सकते हैं, टैपिंग भी कर सकते हैं, काउंटर बोरिंग भी कर सकते हैं, रीमिंग भी कर सकते हैं एंड जनरल बोरिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ड्रिल में भी क्लासिफाइड इनटू अ लार्ज वैरायटी ऑफ टाइप्स। जो ड्रिल्स है वो बहुत तरीके के होते हैं, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो होता है ट्विस्ट ड्रिल। सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, ट्विस्ट ड्रिल। जो ट्विस्ट ड्रिल्स आर द मोस्ट कॉमन टूल्स यूज्ड इन ड्रिलिंग एंड आर मेड इन मेनी साइजेस एंड लेंथ। तो ट्विस्ट ड्रिल जो हम कॉमनली यूज करते हैं फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए, और ये बहुत सी साइजेस में मिलता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट साइज के होल बना सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ तक होल कर सकते हैं। इस ऑपरेशन को हम इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। इसमें ठीक है, ये कहते हैं एक नॉर्मल हमारा कोई भी एक वर्क पीस है, ठीक है, जहां पर हमें होल करना है, ये क्या है ड्रिल, ये क्या है ड्रिल, ठीक है। और ये किस तरीके से रोटेट करेगा, इस तरीके से रोटेट करेगा, है ना। और आफ्टर ड्रिलिंग ऑपरेशन में क्या मिल जाएगा, देखो इस तरीके से एक होल मिल जाएगा डी डेप्थ तक। सो द कटिंग टूल यूज फॉर मेकिंग होल्स इज कॉल्ड अ ट्विस्ट ड्रिल। जो कटिंग होल्स बनाने के लिए जो कटिंग टूल यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ट्विस्ट ड्रिल। ड्रिल कंसिस्ट टू पार्ट्स, ड्रिल के अंदर मेन दो पार्ट्स होते हैं, द बॉडी कंसिस्ट ऑफ कटिंग एज एंड द शैंक यूज फॉर होल्डिंग। यहाँ पर दो पार्ट होते हैं, एक होती है बॉडी और एक होता है शैंक। एक होती है बॉडी और एक होता है शैंक। जो बॉडी होती है उसके अंदर क्या कटिंग एजेस होते हैं, अभी हम आगे डायग्राम में देखेंगे, एंड जो शैंक होता है उसका हम यूज करते हैं होल्ड करने के लिए। सो टू कटिंग एजेस एंड टू अपोजिट स्पाइरल आर cut into its surfaces. The fluid provides clearance to the chip produces at the cutting edge. अब कटिंग एज पे जो चिप फॉर्म हो रही है बाहर कैसे निकलेगी, वो कैसे निकलती है, फ्लूइड के थ्रू। हम यहाँ डायग्राम पे देखते हैं, देखो ये है ट्विस्ट ड्रिल का, ये क्या है, ये क्या है पूरी की पूरी बॉडी और ये क्या है शैंक। ये पूरी क्या है बॉडी और ये क्या है शैंक। अब हम बॉडी और शैंक दोनों में समझते हैं। तो जो बॉडी है किसके लिए यूज करते हैं, होल्ड कर, ड्रिल को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर ये होता है इसका नेक और ये होता है इसका टैंक। इसे क्या बोलते हैं, नेक, और बैक वालों क्या बोलते हैं, टैंक। ये क्या है पूरी बॉडी, बॉडी पे क्या है देखो, इन ये जो गैप है इन दोनों के बीच में, ये क्या होता है मार्जिन, ये क्या है फ्लूइड, ठीक है। ये जो बनी होती है वेब्स, ये होता है इसका पॉइंट, कटिंग पॉइंट, और ये क्या है इसकी एक्सिस, ठीक है। और ये जो बनी है ये क्या है, कटिंग एजेस। क्या है ये, कटिंग एज, जिसके थ्रू ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अब
जब ड्रिलिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं तो ड्रिलिंग में कटिंग स्पीड कैसे निकालेंगे भाई, किस स्पीड से वो ड्रिलिंग ऑपरेशन हो रहा है या किस स्पीड से वो मटेरियल वहां से रिमूव हो रहा है। सो द कटिंग स्पीड इन ड्रिलिंग इज द सरफेस स्पीड ऑफ द ट्विस्ट ड्रिल। और कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 1000 मीटर पर मिनट। कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 1000 मीटर पर मिनट, जहां पे कैपिटल बी क्या है, कटिंग स्पीड, स्मॉल, ठीक है, कैपिटल डी क्या है, डायामीटर ऑफ ट्विस्ट ड्रिल, और एन क्या है, रोटेशनल स्पीड ऑफ ड्रिल। समझिए कैपिटल बी क्या है, कटिंग स्पीड, ठीक है, जिसको मेजर करेंगे मीटर पर मिनट में। कैपिटल डी है डायमीटर ऑफ ट्विस्ट ड्रिल, ठीक है, और कैपिटल एन क्या है, रोटेशनल स्पीड ऑफ ड्रिल। नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिलिंग ऑपरेशन। मिलिंग ऑपरेशन क्या होता है, सो मिलिंग क्या करते हैं, सो थ्रू मिलिंग प्रोसेस फ्लैट एंड कॉम्प्लेक्स शेप आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग मल्टी पॉइंट कटिंग। मिलिंग में क्या करते हैं, मिलिंग के थ्रू हम फ्लैट या कॉम्प्लेक्स सरफेसेस बनाते हैं बाय यूजिंग अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। ध्यान रखना, इसके पहले जब मैं टर्निंग ऑप्शन करा था वहां पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज कर रहे थे, बट इन केस ऑफ मिलिंग यहाँ पर क्या करेंगे, हम मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का यूज करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का यूज करेंगे और इसके थ्रू फ्लैट या फिर कॉम्प्लेक्स शेप को बनाएंगे। सो the axis of rotation of cutting tool is perpendicular to the direction of feed। या ध्यान देने वाला है, the axis of rotation of cutting tool, मान लेते हैं कटिंग टूल कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ ये हुआ, एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ ये हुआ, तो फीड किस डायरेक्शन जाएगी, जस्ट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फीड हम देंगे। तो ड्यूरिंग the axis of rotation of cutting tool is perpendicular to the direction of feed during each revolution of cutting operation। ध्यान रखना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यूरिंग ईच revolution of cutting operation the teeth of milling cutter enter and exit the workpiece। मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने के लिए, ड्यूरिंग ईच रेवुलेशन ऑफ कटिंग ऑपरेशन, कटिंग ऑपरेशन का हर एक रेवुलेशन में जो मिलिंग कटर है उसका टीथ वर्कपीस में एंटर करेगा फिर बाहर निकलेगा, फिर अगले रेवुलेशन में फिर एंटर करेगा फिर बाहर निकलेगा, तो इस तरीके से ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो देयरफॉर ऑन एवरी रोटेशन द टीथ आर सब्जेक्टेड टू इम्पैक्ट फोर्स एंड थर्मल शॉक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, हर एक रोटेशन पे जो टीथ पर क्या होगा, इम्पैक्ट फोर्स लगेगा और थर्मल शॉक भी वहां पर लगेगा टूल के टीथ पर। तो ये था मिलिंग ऑपरेशन। मिलिंग ऑपरेशन में क्या करते हैं, फ्लैट या फिर कॉम्प्लेक्स सरफेसेस प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात क्या है यहाँ पर, कि जो कटिंग टूल का एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, जो कटिंग टूल का रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो फीड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन्स। मिलिंग मशीन्स कितने तरीके की होती हैं, इसको हम बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिलिंग मशीन। टू सो टू सेटिस्फाइड द वैरायटी रिक्वायरमेंट मिलिंग मशीन्स कम इन अ नंबर ऑफ वेज, साइजेस एंड वैरायटीज। पहला है नी एंड कॉलम टाइप, दूसरा है हॉरिजॉन्टल, तीसरा है वर्टिकल, चौथा है यूनिवर्सल और पांचवा है करंट टाइप। ठीक है, so these are the general purpose milling machine which have a high degree of flexibility and employed for all type of work including batch manufacturing। ठीक है, इसके अलावा आप बोल सकते हैं तो प्रोडक्शन टाइप ड्रिलिंग मशीन होती है, सिंप्लेक्स टाइप ड्रिलिंग मशीन होती है, या फिर ड्यूप्लेक्स टाइप ड्रिलिंग मशीन भी। ये था मिलिंग ऑपरेशंस क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन्स। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिलिंग ऑपरेशन। मिलिंग ऑपरेशन कितने तरीके के होते हैं, ठीक है, तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिलिंग ऑपरेशन। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिलिंग ऑपरेशन। उसमें पहला होता है डाउन मिलिंग और दूसरा होता है अप मिलिंग। पहला होता है डाउन मिलिंग और दूसरा होता है अप मिलिंग। ठीक है, तो देख रहे दोनों ऑपरेशन क्या है। तो डाउन मिलिंग क्या होती है, हेयर द कटर डायरेक्शन इज सेम डायरेक्शन एज द
मोशन ऑफ वर्क पीस बीइंग फेड। यहाँ पर क्या है, जिस डायरेक्शन में वर्क पीस को फीड करेंगे उसी डायरेक्शन में कटर मूव करेगा। मतलब क्या, देखो यहाँ पर इस डायरेक्शन में वर्क पीस को फीड कर रहे हैं, यहाँ देखो ना, इस तरीके से वर्क पीस को फीड कर रहे हैं, और कटर किस डायरेक्शन रोटेट कर रहा है, इस डायरेक्शन रोटेट कर रहा है। इट मींस जिस डायरेक्शन में वर्क पीस को फीड कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में कटर भी मूव कर रहा है। तो जब इस टाइप का मिलिंग ऑपरेशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाउन मिलिंग। उसे हम क्या बोलते हैं, डाउन मिलिंग। अप मिलिंग में क्या होगा, यहाँ पर जो वर्क पीस है ना, यहाँ पर क्या है, जो वर्क पीस है, हेयर वर्क पीस इज मूविंग टूवर्ड द कटर अपोजिंग द कटर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। यहाँ पर क्या है, जो वर्क पीस है उसको कटर के डायरेक्शन में क्या करेंगे, फीड करेंगे, और जो कटर है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा। देखो इस टाइप से फीड आ रहा है, देखो, और कटर कैसे रोटेट कर रहा है, इस तरीके, जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो सरफेस फिनिश इज बेटर इन केस ऑफ डाउन मिलिंग, but the stress load on the teeth are abrupt for many may damage the cutter। तो जो डाउन मिलिंग होती है वहां पे सरफेस फिनिशिंग जो बेटर मिलती है, बट सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर टीथ के ऊपर स्ट्रेस लोड ज्यादा होता है जिससे कि कटर डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक वो है सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस। सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस, सरफेस फिनिशिंग क्या है, देखो जितने भी हम मशीनिंग ऑपरेशंस करते हैं या मेटल कटिंग करते हैं तो उससे क्या जो भी ऑब्जेक्ट हमें मिलता है, ठीक है, तो उस पे क्या जो सरफेस होता है उस पे कुछ रफ पार्ट्स होते हैं। मतलब क्या है, उसकी फिनिशिंग सही से नहीं हो पाती है। तो उसकी प्रॉपर फिनिशिंग के लिए हम डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस यूज करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस। तो सरफेस फिनिशिंग इज अ वाइटल मैन्युफैक्चरिंग स्टेप दैट enhance the appearance, durability and functionality of a product's outer layer। ठीक है, सरफेस फिनिशिंग क्या है, इज अ वाइटल मैन्युफैक्चरिंग स्टेप टू एनहांस द, क्या करते हैं इसके तो क्या जो प्रोडक्ट है उसकी अपीयरेंस बढ़िया होती है, दिखने में अच्छा होता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है और उसकी फंक्शनलिटी भी इंक्रीज कर जाती है। मेथड्स लाइक पॉलिशिंग, प्लेटिंग, पेंटिंग एंड एनोडाइजिंग आर एम्प्लॉयड टू अचीव desired aesthetic and corrosion resistance, ensuring products meet quality and performance method। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पॉलिशिंग भी करते हैं, प्लेटिंग भी करते हैं, पेंटिंग भी करते हैं या एनोडाइजिंग भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सरफेस फिनिशिंग प्रोसेसेस। सरफेस फिनिशिंग प्रोसेसेस कितने प्रकार के होते हैं। सो सरफेस फिनिशिंग प्रोसेसेस encompasses a variety of methods tailored to enhance the texture, appearance and performance of material and component। तो सरफेस फिनिशिंग में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू हम जो ऑब्जेक्ट है ना, उसकी टेक्सचर, अपीयरेंस या परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। दीज टेक्निक्स फॉल इनटू टू मेन कैटेगरी। ठीक है, तो पहला क्या है इसमें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, सॉरी इलेक्ट्रोपॉलिशिंग। इलेक्ट्रोपॉलिशिंग क्या होती है, तो दिस मेथड्स रिमूव ions from the surface which is ideal for achieve smooth and flawless finish on metals like stainless steel, aluminium and copper। तो इलेक्ट्रो पॉलिशिंग में क्या करते हैं, इस मेथड के थ्रू सरफेस के ऊपर से आयंस को रिमूव करते हैं। इस मेथड में क्या करते हैं, सरफेस के थ्रू आयंस को रिमूव करते हैं जो कि एक हमें स्मूथ और फ्लॉलेस फिनिश सरफेस देता है फॉर मेटल्स लाइक स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। जो दूसरा है वो पेंटिंग। सो टेक्निक्स लाइक spray painting and powder coating enhance aesthetics and corrosion resistance widely applied in automotive manufacturing। तो पेंटिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, एस्थेटिक एंड कोरोजन रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, और इसका जो मेन यूज करते हो किसमें करते हैं, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग में भी करते हैं। ऐसे ध्यान दो तो घरों में कूलर में भी पेंटिंग करते हैं, ठीक है ना, कभी कभी जब पुराना जाता है तो उसे पेंट कर देते हैं जिससे कि उसमें क्या हो, कोरोजन ना हो, है ना। जो नेक्स्ट वन है वो है सैंडिंग और सैंड ब्लास्टिंग। क्या है,
sanding or sand blasting. So manual surface finishing involves abrasion to remove imperfection from materials. मैनुअल सरफेस फिनिशिंग में क्या करते हैं, यहाँ पर अब्रेशन का यूज करते हैं, है ना, टू रिमूव इम्परफेक्शन फ्रॉम मटेरियल, मटेरियल से इम्परफेक्शन को रिमूव करने के लिए, मतलब अनवांटेड मटेरियल्स को यूज कर रिमूव करने के लिए यहाँ पर अब्रेशंस का यूज करते हैं फ्रॉम मटेरियल्स लाइक एल्यूमिनियम, कार्बन स्टील एंड स्टेनलेस स्टील। ठीक है, नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करते हैं, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूजेस इलेक्ट्रिक करंट टू डिपॉजिट मटेरियल्स फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफरिंग benefits like increased durability and corrosion resistance for metals such as zinc, copper and gold। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू मटेरियल को डिपॉजिट करते हैं सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए। और ये मेथड का मेनली हम कहाँ पर यूज करते हैं, लाइक जिंक, कॉपर एंड गोल्ड के। जो नेक्स्ट मेथड है वो है वैक्यूम प्लेटिंग। वैक्यूम प्लेटिंग क्या होता है, सो यूटिलाइजिंग हाई वैक्यूम इन्वायरमेंट, इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर हाई वैक्यूम इन्वायरमेंट यूटिलाइज करते हैं। दिस मेथड इंक्लूड प्रोसेसेस लाइक स्पटरिंग एंड आयन प्लेटिंग फॉर प्रिसिशन एप्लीकेशंस लाइक टाइटेनियम नाइट्राइड सरफेस ट्रीटमेंट। तो इसका यूज हम बेसिकली कहाँ करते हैं, कुछ प्रिसिशन या स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए करते हैं, लाइक टाइटेनियम नाइट्रेट सरफेस ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है सीएनसी। व्हाट इज सीएनसी, सीएनसी क्या होती है, ठीक है। तो सीएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। क्या बोलते हैं, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो सीएनसी इज वन इन विच द फंक्शंस एंड मोशन ऑफ ए मशीन टूल्स आर कंट्रोल्ड बाय मींस ऑफ ए प्रिपेयर्ड प्रोग्राम कंटेनिंग कोडेड अल्फा न्यूमेरिक डाटा। अब यहाँ पर क्या होता है भाई, क्या अभी क्या था, नॉर्मली हम मशीन को चला रहे थे, मैन्युअली चला रहे थे भाई, फीड दे रहे थे। अब क्या करेंगे, सीएनसी में क्या करते हैं कि जो भी मशीन है उसके जो भी फंक्शंस होते हैं वो कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल होते हैं। कैसे कंट्रोल होते हैं, कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल होते हैं। और कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग्स बनाते हैं। क्या करते हैं, प्रोग्राम प्रिपेयर करते हैं जिसके अंदर अल्फा न्यूमेरिकल कोड होते हैं। इसमें क्या है, जो भी डाटा होता है वो अल्फा न्यूमेरिक कोड में होता है। तो CNC is one in which the function and motions of a machine tools are controlled by means of a prepared program containing coded alphanumeric data. CNC can control the motion of the workpiece or tool, the input parameters such as speed, depth of cut, speed, and the function such as turning spindle on off, turning coolant on off। तो सीएनसी जो है, सीएनसी के थ्रू जब ऑपरेशन हम करते हैं, किसी मशीन को चलाते हैं वहां पर, तो वो मैक्सिमम पैरामीटर्स को कंट्रोल करता है। कैसे, लाइक मोशन ऑफ वर्क पीस और टूल, द इनपुट पैरामीटर्स जैसे कि फीड हो गया, डेप्थ ऑफ कट हो गया, स्पीड हो गई, या फिर फंक्शंस हो गए लाइक टर्निंग स्पिंडल ऑन ऑफ या टर्निंग कूलेंट ऑन ऑफ। सो इन मॉडर्न सीएनसी सिस्टम end-to-end component design is highly automated, use computer aided design। मॉडर्न सीएनसी में क्या करते हैं हम, कैड और कैम का यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के। क्या करते हैं हम, कैड और कैम प्रोसेस का यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। अब सीएनसी मशीनिंग के थ्रू प्रोसेस कैसे होता है, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, डिजाइनिंग द कैड मॉडल। सबसे पहले क्या करेंगे, कैड मॉडल की डिजाइनिंग करेंगे, देन प्रिपेयरिंग द सीएनसी मशीन। अब जब हमारे पास कैड मॉडल बन गया है तो उसके बाद से हम क्या करेंगे, सीएनसी मशीन को प्रिपेयर करेंगे, देन उसके बाद से करेंगे कन्वर्टिंग द कैड फाइल टू अ सीएनसी प्रोग्राम। अब उसके बाद कैड फाइल में जो भी डाटा था उसको सीएनसी प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद से मशीनिंग ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस तरीके से सीएनसी मशीनिंग के थ्रू कोई भी प्रोसेस परफॉर्म होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, कैड मॉडल की डिजाइनिंग करेंगे, उसके बाद से सीएनसी मशीन को प्रिपेयर करेंगे, देन क्या करेंगे, कन्वर्टिंग द कैड फाइल टू अ सीएनसी प्रोग्राम, और लास्ट में मशीनिंग ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस। अब भी सीएनसी मशीन्स के एडवांटेजेस कौन कौन से हैं? सो सीएनसी मशीन कैन प्रोड्यूस जॉब विद हाई एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन देन एनी अदर मैनुअल मशीन। सीएनसी मशीन के थ्रू हम बहुत ही हाईली एक्यूरेट प्रोडक्ट को बना सकते हैं, जो कि मैनुअल मशीन के थ्रू पॉसिबल नहीं है। इट एलिमिनेट्स ह्यूमन एरर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी मशीनिंग ऑपरेशन हो रहा है वो कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है, प्रोग्रामिंग के थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पर ह्यूमन एरर बिल्कुल भी नहीं होता है। सेकंड वन है इट कैन ऑपरेट फॉर 24 आवर्स ऑफ ए डे, हाईली फ्लेक्सिबल आल्सो। मतलब सीएनसी मशीन के थ्रू जो मशीनिंग ऑपरेशन करेंगे वो पूरे दिन हम चला सकते हैं, और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट वन है द पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इट हैव द सेम एक्यूरेसी। मतलब क्या? इसके तुम जितने भी पार्ट्स बना लो, इसके थ्रू मशीन के थ्रू जितने भी पार्ट्स बना लो, सबकी एक्यूरेसी सेम रहेगी। देयर इज नो वैरायटी इन पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सीएनसी मशीन। नेक्स्ट वन, ए हाईली स्किल्ड ऑपरेटर इज नॉट नीडेड टू रन अ सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन को चलाने के लिए किसी भी हाईली स्किल्ड ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। अ सेमी स्किल्ड ऑपरेटर कैन आल्सो ऑपरेट एक्यूरेटली एंड मोर प्रिसाइजली। एक सेमी स्किल्ड ऑपरेटर भी इसको इजीली चला सकता है। ऑपरेटर्स कैन इजीली मेक चेंजेस एंड इंप्रूवमेंट एंड रिड्यूस द डिले टाइम और रिड्यूस इंस्पेक्शन कॉस्ट। क्योंकि यहाँ पर जो भी ऑपरेटर है वो इजीली यहाँ पर चेंजेस कर सकता है, इंप्रूवमेंट कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी चेंजेस और इंप्रूवमेंट करने हैं वो प्रोग्रामिंग के थ्रू ही करने हैं। ठीक है, तो वो बहुत ही इजी होता है। नेक्स्ट, इसका एडवांटेज क्या है? ए सेमी स्किल्ड ऑपरेटर कैन ऑल्सो ऑपरेट एन एक्यूरेटली एंड मोर प्रिसाइजली। ठीक है, नेक्स्ट है इट हैज द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस So it has the capability to produce a complex design with high accuracy in minimum possible time with minimum wastage। इसमें क्या है? It has the capability। इसके थ्रू क्या कर सकते हैं? हम कॉम्प्लेक्स शेप को बना सकते हैं। इस मेथड के थ्रू, सीएनसी मशीन के थ्रू हम कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, या ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं डिजाइनिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है, विद हाई एक्यूरेसी इन मिनिमम पॉसिबल टाइम विद मिनिमम वेस्टेज। नेक्स्ट है मॉडर्न डिजाइन सॉफ्टवेयर अलाउज द डिजाइनर टू एमुलेट द क्रिएट ऑफ दिस। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? एंड दिस रिमूव द नीड फॉर मेकिंग ए प्रोटोटाइप और मॉडल एज ए सर्च टाइम एंड मनी। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज क्या है इसका? इट इज सुटेबल फॉर बैच प्रोडक्शन। सीएनसी मशीन क्या है? वो बैच प्रोडक्शन के लिए सबसे सुटेबल होती है। मोर ऑपरेशनल सेफ्टी, और यहाँ पर ऑपरेशनल सेफ्टी भी बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ सीएनसी। डिसएडवांटेजेस ऑफ सीएनसी, तो पहला डिसएडवांटेज है यहाँ पर, पहला क्या है? द कॉस्ट ऑफ सीएनसी मशीन इज मच हायर देन अ मैनुअली ऑपरेटेड मशीन। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है? सीएनसी की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। दूसरा क्या है? द इनिशियल कॉस्ट इज हाई। ठीक है, तीसरा डिसएडवांटेज क्या है? द पार्ट ऑफ द सीएनसी मशीन्स आर कॉस्टली। नेक्स्ट क्या है? मेंटेनेंस कॉस्ट आर सिग्निफिकेंटली हायर इन केस ऑफ सीएनसी। सीएनसी की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट वन है इट डज नॉट एलिमिनेट द नीड फॉर कॉस्टली टूल्स। मतलब क्या है कि यहाँ पर कॉस्टली टूल्स की जरूरत पड़ेगी ही, इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। सीएनसी मशीन रिक्वायर स्किल्ड प्रोग्रामर। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू जो मशीनिंग ऑपरेशन करते हो प्रोग्रामिंग के थ्रू होती है, इसीलिए यहाँ पर स्किल्ड प्रोग्रामर की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस कॉस्ट इज। अब देखते हैं कि सीएनसी के एप्लीकेशंस कहाँ हैं। तो पहले एप्लीकेशन क्या है? सीएनसी लेथ मशीन, सीएनसी मिलिंग मशीन, सीएनसी लेजर कटिंग मशीन, सीएनसी राउटर मशीन, सीएनसी प्लाज्मा कटिंग मशीन, सीएनसी ड्रिलिंग मशीन, सीएनसी मशीनिंग सेंटर, या फिर सीएनसी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग। तो यहाँ पर इतनी एप्लीकेशंस हैं सीएनसी की।
जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? चलो, so additive manufacturing refers to a process by which digital 3D design data is used to build up a component in layer by depositing material। अगर इसको आपको सही तरीके से समझना है कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, तो कभी आप चिड़िया का घोंसला देखो, कभी आप चिड़िया का घोंसला देखो, तो चिड़िया घोंसले कैसे बनाती है? वो क्या करती है? वो वहां पर कि मटेरियल्स को, मतलब जो भी जिससे भी वो बनाती है, जिससे भी वो घोंसला बनाती है, जिससे भी खरपतवार घास से घोंसला बनाती है, वो तो क्या करती है? वो घोंसले में उसको लेयर बाय लेयर बनाती है। कैसे बनाती है भाई? अगर घोंसला बना तो कुछ इस तरीके से बनाएगी वो, मान लेते हैं कुछ इस तरह बने घोंसला, तो एक लेयर लगाएगी, फिर उसके ऊपर अगली लेयर, देन फिर उसकी अगली लेयर, फिर अगली लेयर, सेम फिर इस तरीके से। तो जो वो घोंसला बनाती है कैसे बनाती है? वो लेयर वाइज बनाती है। कैसे बनाती है? लेयर वाइज बनाती है यहाँ पर। ठीक है, तो यही क्या है? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। यही क्या है? जो चिड़िया घोंसला बनता है वो कैसे बनता है? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। क्या है वो? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। सो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग रिफर्स टू अ प्रोसेस बाय विच, इसमें क्या करते हैं? एक 3D डिजाइन बनाते हैं, बाय विच डिजिटल 3D डिजाइन डेटा, यहाँ पर क्या करेंगे हम? एक डिजिटल 3D डिजाइन डेटा को यूज करेंगे to build up a components in layer by depositing a material। यहाँ पे क्या करेंगे? कंपोनेंट्स को लेयर में बनाएंगे। अगर नॉर्मली मान लेते हैं कि हमें समझना इस तरीके है, तो हम क्या करना, मान लेते हैं हमें कोई भी एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनाना है। क्या करना, हमें कोई भी एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनाना है, तो हम क्या करें? इसको हम इसको लेयर वाइज बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हमने एक छोटा सा पार्ट बनाया, फिर इसके ऊपर एक और छोटा सा बनाया, फिर इसके ऊपर एक और बनाया, देन उसके ऊपर एक और बना चले गए, और लेयर लेयर वाइज इसको हम डिपॉजिट करते चले गए। तो इस तरीके की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। सो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग दैट कैन मेक एनीथिंग, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू कुछ भी बना सकते हैं। एलिमिनेट मैनी कंस्ट्रेंट्स imposed by conventional manufacturing। कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू बहुत से कंस्ट्रेंट होते हैं जो इसके थ्रू एलिमिनेट हो जाते हैं इस मेथड को यूज करके। तीसरा है लीड्स टू मोर मार्केट अपॉर्चुनिटी, इसके थ्रू मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिलती है। नेक्स्ट वन है इंक्रीज एप्लीकेशन सच है 3D faxing, sender scan a 3D object in cross section and send out the digital image in layers, and then the recipient receive the layer image and use an additive manufacturing machine to fabricate the 3D object। ठीक है, additive manufacturing is an appropriate name to describe the technology that build 3D object। बेसिकली एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या है? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक एप्रोप्रिएट नेम है टू डिस्क्राइब द टेक्नोलॉजी। वो ये जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है वो इस टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब करती है जिसके थ्रू हम 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनाते हैं बाय एडिंग लेयर अपॉन लेयर ऑफ मटेरियल, वेदर द मटेरियल इज प्लास्टिक, मेटल, कंक्रीट और वन डे ह्यूमन टिश्यू। ऑलरेडी ह्यूमन टिश्यूज भी ऐसे बनते हैं। So common to AM technologies is the use of a computer, 3D modeling softwares, machine equipment and layering materials। तो इस टेक्नोलॉजी में किसका यूज करते हैं? बेसिकली कंप्यूटर का यूज करते हैं, 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर लाइक कैड का यूज करते हैं, मशीन इक्विपमेंट्स कैड लेयरिंग मटेरियल का यूज करते हैं। तो वन से कैड स्केच इज प्रोड्यूस, एक बार जैसे ही कैड स्केच बन गया, द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स रीड्स इन डेटा फ्रॉम द कैड फाइल। अब इसके बाद क्या होगा? जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स होंगे वो इसके इस कैड फाइल से डाटा को रीड करेंगे कि किस तरह का ऑब्जेक्ट बनाना है, एंड लेस डाउन और ऐड सक्सेसिव लेयर ऑफ लिक्विड, पाउडर, शीट मटेरियल और अदर इन लेयर अपॉन लेयर फैशन टू फैब्रिकेट अ 3D ऑब्जेक्ट। और उसके बाद से क्या करेंगे इसमें कि इनको जो भी शीट मटेरियल है उसको क्या करेंगे? ये लिक्विड, पाउडर या किसी के थ्रू लेयर बाय लेयर जोड़ना शुरू कर देंगे जिससे कि एक 3D ऑब्जेक्ट फैब्रिकेट हो जाएगा। द टर्म AM encompasses many technologies, includes subset like
3D प्रिंटिंग, मतलब इस मेथड से हम क्या कर 3D प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, रैपिड प्रोटोटाइपिंग भी कर सकते हैं, डायरेक्ट डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग जिसको शॉर्ट में DDM है, या फिर लेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग या एडिटिव फैब्रिकेशन भी आता है इसके अंदर। दो कैसे करें, यहाँ पर ये रखा हुआ मटेरियल, ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, और ये हमारा बन गया 3D ऑब्जेक्ट, और जो वेस्ट था वो बाहर आ गया। तो इस तरीके से एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रैपिड प्रोटोटाइपिंग, कि भैया रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्या है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग का, तो व्हाट इज प्रोटोटाइप। अब प्रोटोटाइप पहले जाकर भैया रैपिड प्रोटोटाइप कब समझेंगे, जब हमें पता होगा प्रोटोटाइप क्या है। प्रोटोटाइप बेसिकली क्या है कि जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें बनाना है उसका एक रेप्लिका, उसका एक मॉडल, वही क्या कहलाता है, उसका प्रोटोटाइप। वही क्या कहलाता है, प्रोटोटाइप। तो it is the first or preliminary version of a product from which other forms are developed। मतलब क्या है, एक ये बहुत ही पहला या बेसिक वर्क किसी प्रोडक्ट का वर्जन है जिसके थ्रू हम और प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। इट इज अ मॉडल फ्रॉम विच फर्दर मॉडल एंड इवेंचुअली द फाइनल प्रोडक्ट विल बी डिराइव्ड। इसी मॉडल के बाद क्या करते हैं, इसी मॉडल से हम फाइनली प्रोडक्ट को बनाते हैं। अब देखते हैं कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्या है। So the term rapid prototyping refers to a class of technology that can automatically construct physical model from CAD data। तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग में क्या होता है भाई, रैपिड प्रोटोटाइपिंग में CAD के थ्रू, इट मींस कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, CAD डेटा के थ्रू ऑटोमेटिकली 3D फिजिकल मॉडल बन जाता है। यहाँ क्या है, CAD डाटा का यूज करके फिजिकल 3D ऑब्जेक्ट या 3D मॉडल बन जाता है। सो इट इज अ प्रोसेस फॉर रैपिडली क्रिएटिंग अ सिस्टम और पार्ट रिप्रेजेंटेशन बिफोर फाइनल रिलीज और कमर्शलाइजेशन। तो इस मेथड के थ्रू क्या करते हैं, इस मेथड के थ्रू इस प्रोसेस थ्रू क्या करते हैं, एक हम सिस्टम को क्रिएट करते हैं या पार्ट को बनाते हैं, जो कि किसी भी पार्ट को फाइनल रिलीज करने से पहले या मार्केट में भेजने से पहले एक पार्ट क्रिएट करते हैं, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि जो हमें पार्ट बनाना है वो सही बना है कि नहीं बना है। सो इट इज अ प्रोसेस फॉर फैब्रिकेटिंग ऑफ फिजिकल 3 डायमेंशनल पार्ट। शुरू से बताता आ रहा हूँ, यहाँ पर 3D पार्ट बनेगा। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ फैब्रिकेटिंग ऑफ अ फिजिकल 3 dimensional part of arbitrary shape directly from a numerical description by a quick, totally automated and highly flexible process। अब जो रैपिड प्रोटोटाइपिंग है, तो कुछ अल्टरनेटिव नेम्स भी हैं, वो कौन कौन से हैं देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। पहला है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं इसको, लेयर मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं, डायरेक्ट कैड मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं, या फिर सॉलिड फ्री फॉर्म फैब्रिकेशन भी बोलते हैं। तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग के ये भी नाम है जिनके थ्रू इसको लाते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक वो है डिफरेंस बिटवीन रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड ट्रेडिशनल प्रोटोटाइपिंग। तो भैया रैपिड प्रोटोटाइपिंग और ट्रेडिशनल प्रोटोटाइपिंग में क्या डिफरेंस, तो पहला क्या है, इसको टेबुलर फॉर्म में दिखा रखा मैंने, इस तरफ है क्या, ट्रेडिशनल प्रोटोटाइपिंग, और यहाँ पर है रैपिड प्रोटोटाइपिंग। तो इन ट्रेडिशनल प्रोटोटाइपिंग इट कुड इंक्लूड बिल्डिंग अ मॉडल फ्रॉम क्ले, ठीक है, कार्विंग फ्रॉम वुड, बेंडिंग वायर, मैशिंग एक्सेट्रा। यहाँ पर जो मॉडल बनता है कैसे बनाते हैं, हम क्ले के थ्रू बनाते हैं, या वुड को कर्व करके बनाते थे, या वायर को हम बेंड करके बनाते हैं। बट इन केस ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग इट कुड इंक्लूड बिल्डिंग ए मॉडल फ्रॉम थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, फोटोपॉलीमर्स, मेटल्स, पेपर, टाइटेनियम एलॉय एक्सेट्रा। दीज मेथड्स आर टाइम कंज्यूमिंग। जो ट्रेडिशनल प्रोटोटाइपिंग थी वो कहती थी टाइम कंज्यूमिंग, बट जो रैपिड प्रोटोटाइपिंग है वो क्या है, इसमें टाइम क्या लगता है, कम टाइम लगता है। यहाँ पर टाइम क्या लगता है, कम टाइम लगता है। सो यहाँ इन ट्रेडिशनल प्रोटोटाइपिंग लैक द क्वालिटी टू सर्व इट्स पर्पस। इसमें प्राइवेट प्रोटोटाइप में क्या आएगा, गिव्स बेटर क्वालिटी। नेक्स्ट ट्रेडिशनल प्रोटोटाइपिंग में क्या है, इट कांट इफेक्टिवली evaluate the alternate
डिजाइन कॉन्सेप्ट इन द प्रोडक्ट डेफिनेशन स्टेज। यहाँ पर हम मान लें किसी प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं, उसको डेफिनेशन की स्टेज तक आ गए, तो उसका कोई अल्टरनेटिव तैयार नहीं कर पाते थे, बट इन केस ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग इट कैन इफेक्टिवली evaluate the alternative design concept in the product definition stage. This one, in traditional prototyping, generally these methods are performed manually. जो ट्रेडिशनल प्रोटोटाइपिंग थे यहाँ पर कि जो भी ये मेथड जो है इसमें क्या करते हैं, इसको मैनुअली परफॉर्म करते थे, बट यहाँ पर ये मेथड जो रैपिड प्रोटोटाइपिंग है ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म होंगे। In case of traditional prototyping, increase product launch time. अगर हम ट्रेडिशनल प्रोटोटाइपिंग का यूज करें तो यहाँ पर प्रोडक्ट को लॉन्च, जो प्रोडक्ट का लॉन्चिंग टाइम है वो इंक्रीज कर जाता है, बट इन केस ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग रिड्यूसेड प्रोडक्ट लॉन्च टाइम। यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने का जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। ये था डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल प्रोटोटाइपिंग एंड रैपिड प्रोटोटाइपिंग। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रैपिड टूलिंग। रैपिड टूलिंग क्या होती है? ठीक है, रैपिड टूलिंग क्या है? अभी हमने क्या पढ़ा था, रैपिड प्रोटोटाइपिंग। सो रैपिड टूलिंग क्या है? रैपिड टूलिंग रिफर्स टू मोल्ड कैविटी दैट आर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फैब्रिकेटेड यूजिंग रैपिड प्रोटोटाइप टेक्निक। रैपिड टूलिंग क्या है? तो रैपिड टूलिंग में, रैपिड टूलिंग रिफर्स टू मोल्ड कैविटीज, मतलब रैपिड टूलिंग में हम उस मोल्ड कैविटीज को रिफर करते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रैपिड प्रोटोटाइप टेक्निक यूज करके बनाई जाती है। मतलब क्या है, अगर हम रैपिड प्रोटोटाइप टेक्निक का यूज करके इस मेथड को हम डायरेक्टली एंड डायरेक्टली यूज करें, उसके थ्रू जो मोल्ड कैविटी बनाते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, रैपिड टूलिंग। सो सॉफ्ट टूलिंग कैन बी यूज टू इंजेक्ट मल्टीपल वैक्स और प्लास्टिक पार्ट्स यूजिंग कन्वेंशनल इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्निक। तो सॉफ्ट टूलिंग, इसका क्या करते हैं, सॉफ्ट टूलिंग कैन बी यूज टू इंजेक्ट मल्टीपल वैक्स। अगर मल्टीपल वैक्स को इंजेक्ट करने के क्या करते हैं, आप सॉफ्ट टूलिंग का यूज करते हैं। और प्लास्टिक पार्ट्स का यूज कहाँ करते हैं, फॉर कन्वेंशनल इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्निक। तो सॉफ्ट टूलिंग प्रोड्यूसेस शॉर्ट रन प्रोडक्शन पैटर्न्स। जो सॉफ्ट टूलिंग के थ्रू क्या बनता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन पैटर्न बनते हैं। मतलब क्या है कि कुछ टाइम के लिए उसके उस मॉडल की तो प्रोडक्शन करना है, देन उसको डिस्ट्रॉय कर देना है। सो एनीवेयर फ्रॉम 1 to 1000 पार्ट्स। रैपिड प्रोटोटाइपिंग कैन बी यूज्ड इन दिस अरेना बाय सेवरल डिवाइसेस फ्रॉम द डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ टूल्स ऑन एन आरपी मशीन टू सेकेंडरी मल्टीपल स्टेप प्रोसेसेस। ठीक है, रैपिड टूलिंग सेकेंड, rapid tooling process can create metal tools directly from CAD files using RP techniques। रैपिड टूलिंग प्रोसेस के थ्रू, है ना, प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मेटल टूल को क्रिएट कर सकते हैं। सो रैपिड टूलिंग प्रोसेसेस कैन क्रिएट मेटल टूल डायरेक्टली फ्रॉम कैड फाइल्स के थ्रू डायरेक्टली मेटल टूल बना सकता है बाय यूजिंग रैपिड प्रोटोटाइप टेक्निक। रैपिड टूलिंग इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। जो रैपिड टूलिंग है वो दो तरीके की होती है, एक होती है डायरेक्ट टूलिंग और दूसरी होती है इनडायरेक्ट टूलिंग, जिसको कि हम सेकेंडरी प्रोसेस भी बोलते हैं। सो इनडायरेक्ट मेथड, द फैब्रिकेशन पार्ट बाय आरपी मशीन इटसेल्फ इज यूज्ड एज ए टूल। ध्यान रखना, डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, जो भी पार्ट फैब्रिकेट हो रहा है बाय रैपिड प्रोटोटाइपिंग मशीन वो खुद क्या होता है, एज ए टूल की तरह ही यूज होता है। इन इनडायरेक्ट मेथड the parts fabricated by RP machine is used as pattern in a secondary process। और इनडायरेक्ट मेथड में जो पार्ट फैब्रिकेट होता है बाय रैपिड प्रोटोटाइपिंग मशीन उसको हम अगले प्रोसेस के लिए एज ए पैटर्न यूज करते हैं। क्या करते हैं, उसे एज ए सेकेंडरी प्रोसेस के लिए एज ए पैटर्न यूज करते हैं। सो द रिजल्टिंग पार्ट फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोसेस इज यूज्ड एज द टूल। और सेकेंडरी पार्ट से जो भी रिजल्टिंग पार्ट निकलेगा उसे कैसे यूज करेंगे, एज ए टूल यूज करेंगे। तो ये था रैपिड टूलिंग क्या होती है।
तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि आज हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करे हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा है टर्निंग क्या होती है, टेपर टर्निंग क्या होती है, देन ड्रिलिंग क्या होती है, देन मिलिंग ऑपरेशन क्या होता है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, सीएनसी मशीन्स क्या होती है, सीएनसी मशीन्स के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, फिनिशिंग प्रोसेस, सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस पढ़े हमने, रैपिड प्रोटोटाइपिंग पढ़ी और रैपिड टूलिंग पढ़ी। तो ये सारे टॉपिक आज हमने इस लेक्चर में कवर करे हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। इसको फिर से एक बार रिवीजन करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करिए। थैंक यू।